चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं। पहले जो पहला पेज है तुम्हारा जेई मेन ऑब्जेक्टिव का 1 to 13 जो क्वेश्चंस हैं, उसमें कोई डाउट्स हैं तो वो लिख के भेज दो। पहले पहले फर्स्ट पेज वाले डाउट लेने हैं। ठीक है, रिजल्ट का है एक तो सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें बोला गया है, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। ये ट्राइंगल अपने पास, इसके वर्टेक्स गिवन है। ए वर्टेक्स है अपने पास 1 1 2। जो बी वर्टेक्स है वो अपने पास गिवन है 4 3 1। और जो सी वर्टेक्स है वो हमें गिवन है 2 3 5। इसके बाद हमसे बोला गया है कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो। तो मान लो ये वो वेक्टर है, यहाँ पर पॉइंट आ गया डी। तो ये इनके बीच के एंगल को बराबर डिवाइड करेगा दो हिस्सों में। अब यहाँ पर हमारे पास करने का तरीका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर की हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बी डी अपॉन सी डी। और वो रेशियो किसके बराबर आएगा, एडजेसेंट साइड्स की लेंथ के बराबर आएगा, जो कि होगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की लेंथ अपने निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 4 माइनस 1। 3 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, उसका स्केयर 9 प्लस 3 माइनस 1 करेंगे 2, उसका स्केयर 4 और साथ में आ जाएगा 1। अगर इसी तरीके से अपने एसी की बात करेंगे, एसी में भी अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जाए तो इसकी लेंथ आ जाएगी 1 प्लस 4 प्लस 9। तो रूट 14 अपॉन रूट 14 आ गया 1। मतलब बीडी और सीडी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहां से हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, जो कि इनका मिड पॉइंट होगा। तो वो आ जाएगा 3 x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहां से हम ए डी वेक्टर बता सकते हैं, जो कि कितना होगा 3 आई कैप माइनस आई कैप, यानी 2 आई कैप। जे की बात करें तो 3 माइनस 1, डी वाले में से ए का माइनस कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा 2 जे कैप। और साथ में आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी जे कैप। तो ये हमारे पास एडी वेक्टर होगा और ये आंसर है। मतलब अपने पास डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, इसमें किसी को दिक्कत हो तो, जो सेवेंथ क्वेश्चन है। ठीक है, अब एट्थ बोल रहे हैं काफी लोग। एट्थ में हमारे पास क्या है, इसमें बोला गया एबीसी 3 वेक्टर है और ए की जो लेंथ है वो अपने को दी गई है 3। जो बी वेक्टर है उसकी लेंथ 4 है। जो सी वेक्टर है उसकी लेंथ है हमारे पास 5। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आई कैप जे कैप के कैप मान भी सकते हो, ना भी मानो फर्क नहीं। अच्छा सॉरी, ए वेक्टर जो है हमारे पास, एक मिनट को, वो परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के। सॉरी, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ गया। बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है सी प्लस ए के। और हमारे पास जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के। तो अगर जनरल में हम काम करें, अगर ए बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ कितना आएगा, 0 आएगा। अगर बी सी प्लस ए के परपेंडिकुलर है तो बी का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इन दोनों के साथ सम के कितना आएगा, 0। और यहां से हम बता सकते हैं कि सी डॉट ए प्लस बी ये 0 होगा। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो सोच के देखो, ए डॉट बी दो जगह से आएगा, एक पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से। तो यहां से मुझे मिलेगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये 0 आ जाएगा। यानी यहां से मैं बता सकता हूँ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये 0 आएगा। इतना करने के बाद अब वो हमसे मांग रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, कि तीनों वेक्टर्स को ऐड करो और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट, इसके अंदर कितना आएगा, ए का स्केयर, ए का स्केयर यानी 3 का स्केयर 9। फिर आएगा बी का स्केयर जो कि 16 होगा, सी का स्केयर जो कि 25 होगा, प्लस में आएगा 2 इंटू ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट डी, उनका सम तो 0 ही है। तो हमारे पास ये आ जाएगा रूट 50 यानी 5 रूट 2। जल्दी से कमेंट करो भाई, किसी को दिक्कत हो तो कुछ। 8 क्वेश्चन में। और जो लोग थोड़ा अभी जुड़े हो, एक बार 1 से 13 वाले डाउट ले लें जो पहले पेज पर है, फिर सेकंड पेज पर जाएंगे। ये हो गया सबका। अब किसने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में हमारे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 3 आई कैप
प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ये कह रहा है इन वेक्टर्स को इस तरीके से लिखा गया है, बनाया गया है कि पहले एक वेक्टर आया, इसके एंड पॉइंट से फिर दूसरा वेक्टर आया, फिर इसके एंड पॉइंट से मान लो ये तीसरा वेक्टर आ गया, किसी भी इस तरीके से बनाया गया। तो एक तो ये बात पूछ रहे हैं कि कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे, तो कोप्लेनर के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 1 2 3, 2 -1 1 और 3 1 4। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो कोप्लेनर हो जाएंगे, नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो अगर हम चेक करेंगे तो 0 आ जाता है ये। तो इसका मतलब कोप्लेनर तो है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि एक ट्राइंगल के साइड्स बन सकती है नहीं बन सकती, कि अगर इन वेक्टर्स को इस तरीके से रखा जाए तो ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम जानते हैं तभी हो सकता है जब तीनों वेक्टर्स का सम 0 आ जाए, नल वेक्टर आ जाए। तो यहाँ से अगर तुम ऐड करोगे तो आई कैप का कोफिशिएंट ही 0 नहीं आ रहा, बाकी सब तो मोमाया है। दीप इसमें a प्लस बी प्लस माइनस सी नहीं करेंगे अपने, यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी ही चेक करेंगे, क्योंकि वेक्टर्स रखने कैसे हैं वो बता चुके हैं। वो a प्लस बी माइनस सी वाला काम हम तब कर लेते हैं जब डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी हो, कि जैसे ये 3 वेक्टर है, इसको तो मान लिया a वेक्टर, इसको मान लिया b वेक्टर और इसको मान लिया c वेक्टर, ठीक है। या c वेक्टर अगर ऐसा नहीं है, उल्टी डायरेक्शन में है, तो उसको माइनस सी मान लेते हैं। तब हम साइन चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि वो हमें देखना है कि a से b जाना है या b से a जाना है। यहाँ पर उसको उसने वेक्टर्स को रखने का तरीका पहले से बता दिए कि एक रखना है, फिर उसके स्टार्टिंग पॉइंट से फिर एक। तो तुम चेक कर सकते हो, जैसे आई कैप है मतलब एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट आगे गए हैं, फिर 2 आई कैप है तो 2 यूनिट आगे गए हैं, फिर 3 आई कैप है तो 3 यूनिट आगे जाएंगे। तो ये वापस वहीं पर नहीं आएगा हमारे पास पॉइंट, और घुमा सकते नहीं अपने वेक्टर्स को। तो जिस फॉर्म में रखने हैं उस फॉर्म में हमारे पास ट्राइंगल नहीं बनने वाला। तो कोप्लेनर है लेकिन ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। बताओ भाई किसी को दिक्कत है तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन बता दो, थर्ड क्वेश्चन तो करते हैं कुछ ही। चलो थर्ड देखते हैं फिर कि थर्ड में क्या है। थर्ड में बोला गया वेक्टर हैज कंपोनेंट्स 2p एंड 1, और कहां पर दिया, रेक्टेंगुलर सिस्टम में। रेक्टेंगुलर सिस्टम का मतलब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं। तो ए वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स 2p और 1 है, तो 2p आई कैप प्लस जे कैप मान लिया। अब इसको हमने थीटा एंगल से रोटेट करे, वेक्टर को नहीं करा, सिस्टम को रोटेट करे। और उस नए सिस्टम में इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे p प्लस 1 और 1, यानी बेसिकली p प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप। अब एक चीज सोचो, अगर हमारे पास ये सिस्टम था, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट था, एक वेक्टर बेसिकली, उसका एंड पॉइंट ये आ रहा है 2p प्लस 1 कोमा 1। अगर मैं इस सिस्टम को अपने रोटेट करवा दूं, मान लो इस सिस्टम को रोटेट करवा के हमने ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा, तो ओरिजिन तो सेम रहे ना, ओरिजिन की पोजीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जितना हमारे पास पॉइंट का पहले डिस्टेंस आ रहा था ओरिजिन से, अभी भी उतना ही डिस्टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से अंडर रूट 2p का स्केयर यानी 4p स्केयर प्लस 1 जो होगा वो बराबर होगा अंडर रूट p प्लस 1 का स्केयर प्लस 1। इतना मैं जरूर बता सकता हूँ, हालांकि उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह चेंज हो गए वो बात की बातें हैं, पर ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर हम ओरिजिन शिफ्ट कर देते तो फर्क पड़ता बिल्कुल। तो यहाँ से हमारे पास p में एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो p की दो वैल्यू आ जाएंगी 1 और -1/3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो जल्दी से बोलो। ठीक है, अब किसी ने पूछा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमारे पास है कि एक ए वेक्टर दिया हुआ है जिसके कंपोनेंट्स हमें दिए हुए हैं आई जे के में 2√2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और हमें बोला गया बी वेक्टर इसके साथ कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब ये हो सकता है कि जैसे मान लो ए वेक्टर ये है, तो बी वेक्टर या तो इसी की डायरेक्शन में हो, या फिर हो सकता है इसके एंटी पैरेलल हो दूसरी डायरेक्शन में। वो हमें एक बार देखना है क्या होगा। लेकिन अगर फिलहाल ए के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना आएगा, अंडर रूट 2√2 का स्क्वायर 8 प्लस 1 प्लस 16, ये आ जाएगा 5 के बराबर। इसके बाद बी हमारे पास हमें पता है कोलिनियर है और उसका मोड 10 के बराबर है। तो अगर इन दोनों की बातें करें तो इनके मोड में 2 के फैक्टर का फर्क है। तो अगर मैं 2a का मोड निकाल लूं, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो वो b के बराबर आ जाएगा। इतनी बात सही है। तो अगर हमारे पास a और b एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हम बता सकते हैं कि 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर जो होगा वो जीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। कारण इसका मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो ही चुका है 10 10, जब a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डायरेक्शन सेम थी, माइनस करेंगे तो मतलब दोनों वेक्टर बेसिकली सेम आ चुके हैं।
या फिर क्या हो सकता है कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर हो। यहाँ पर हमें क्या क्यों हुआ ये? क्योंकि दोबारा 2a वेक्टर जो होगा और b वेक्टर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, और अगर एंटी पैरेलल हुए, अपोजिट डायरेक्शन में हुए, तो एक की डायरेक्शन मान लो आई कैप है, दूसरे की माइनस आई कैप हो जाएगी, तब भी सम कितना आ जाएगा? 0। तो इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हमने लिखा हुआ है, या सवाल वाले ने लिखा हुआ है 2a प्लस माइनस b इक्वल टू नल वेक्टर। यहाँ पर ध्यान ये देना, जब हम कह रहे हैं 2a प्लस माइनस b 0 है, तो ऐसा नहीं कि प्लस वाला भी 0 होगा, माइनस वाला भी 0 होगा। दोनों में से एक 0 होगा, और वो डिपेंड करेगा कि b की डायरेक्शन a वाली डायरेक्शन जैसी है या उसके अपोजिट है। दोनों इकट्ठे 0 नहीं होंगे, दोनों में से एक ही 0 होगा, ये ध्यान देना। ठीक है, और बताओ भाई कौन सा है? चिराग ने बोला 10th क्वेश्चन। तुम सारे नहीं करवा लेते यार वैसे क्वेश्चन? किसी का सेकंड भी आ गया, सेकंड छूट गया था एक बीच में। 10th में हमें बोला गया पार्टिकल इज एक्टेड अप, अरे ये तो फिजिक्स में करते हो तुम पिछले साल से। एक पार्टिकल है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और साथ में है हमारे पास 3i प्लस j माइनस k। तो दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फिर हमें बोला गया कि हमारा जो पार्टिकल है वो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप से शिफ्ट होकर ये चला गया हमारे पास 5i 4j और k तक। तो हमसे पूछ रहे कि कितना वर्क डन हुआ होगा। तो वर्क डन तुम जानते हो कितना होता है? फोर्स इनटू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो फोर्स तो हमारे पास है 7i प्लस 2j माइनस 4k, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, जो कि आ जाएगी 5i माइनस i 4i, 4j में से 2j गया 2j, और माइनस का 2k। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा 40 आ जाता है शायद, किसी ने लिखा तो है दीप ने। बोलो भाई जिसका डाउट था, बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या डाउट है? साक्षी अभी नेक्स्ट पेज पर आते हैं, एक बार 1 से 13 वाले डाउट्स ले रहा हूं मैं, एक बार इस पेज पर। सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया हमारे पास अलग अलग वेक्टर्स दिए हुए हैं, 4 वेक्टर्स, और सबके बीच में एंगल 45 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहे रिजल्टेंट कितना आएगा। तो पहले तो ये वेक्टर है जिसका जो k है, फिर एक इस तरीके का आ रहा है जो एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ पर 45 डिग्री। ये एंगल अपने पास बन रहा है 45 डिग्री। तो कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर k आ जाएगा। अगर इस वाले के कंपोनेंट तोड़े जाए तो k cos थीटा और k sin थीटा, तो एक कंपोनेंट इस तरफ डायरेक्शन में टूटेगा k/√2, और एक टूटेगा ऊपर की तरफ k/√2। ये दोबारा बना देता हूं मैं, ये दो कंपोनेंट टूटेंगे इसके, ऊपर k/√2 और इस तरफ भी k/√2। फिर एक वेक्टर सीधा है ऐसा y एक्सिस की डायरेक्शन में, उसका कोई कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? k है। और एक चौथा वेक्टर ऐसे आ रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। यहाँ भी k/√2 और यहाँ भी k/√2। तो ये k/√2 और ये k/√2 तो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे सेम डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में सिर्फ मिलेगा k, और y एक्सिस की डायरेक्शन में k/√k और k/√2, मतलब k प्लस √2k। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस k प्लस √2k का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा। हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, और बताओ 1 से 13 के बीच में किसी का डाउट रह रहा हो कोई? 1 से 13 पहले एक बार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। साक्षी ने लिखा था 14th, अब 14th से लेकर अगले पेज में कहां तक है? 24। एक बार फिलहाल इनके डाउट्स बोल देना, ठीक है? तो 14th में हमें बोला गया है कि u और v यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड की लेंथ कितनी आएगी? 1 1 आएगी। अब ये कह रहा है कि हमें 2u इंटू 3v, ये एक यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए।
तो 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा। u क्रॉस v का अगर बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल जो है साइन, उसका एंगल का साइन थीटा 1। u और v का मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब इसने बोला हुआ है कि थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट ही हो सकता है। अब हमें नहीं पता, कोई आइडिया नहीं दूर दूर तक साइन थीटा 1/6 कब आता है, लेकिन हमें इतना पता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में वो वैल्यू सिर्फ एक बार ही ले पाएगा, क्योंकि अगर 0 से 90 डिग्री की बात करें तो साइन थीटा अपनी वैल्यू रिपीट तो करेगा नहीं, तो जो वैल्यू आ सकती है वो सिर्फ एक ही बार आ सकती है, और 1/6 वैल्यू आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब थीटा की हमारे पास एक वैल्यू आएगी, डी आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक्यूट नहीं पड़ा था, ठीक है। 14th के बाद किसी ने बोला है 16th क्वेश्चन। और देखो, जो किसी के डाउट हो अगर समझ में आ गया, क्योंकि वैसे तो आसान से सवाल है मेन सब्जेक्टिव में, तो किसी कारणवश चलो डाउट आ जाता है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो साथ साथ ले लिए करो, ठीक है। और नहीं तो अपने आप दोबारा एक बार करके देख लिया करो। तो 16th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, बना लेते हैं। तो ये ऐसा सा कुछ कह रहा है कि मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी। हमने क्या किया है, हर पॉइंट की हर साइड की मीडियन ड्रॉ करिए, जैसे मान लो एडी आ गई। तो अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, ए को तो मान लेते हैं 0 वेक्टर, बी को मान लेते हैं बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं मतलब, और इसको सी वेक्टर। डी क्या होगा, बी और सी का मिड पॉइंट होगा, तो इसको अपने लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई 2। अब हमें कहा गया है कि हमें एक ऐसा पॉइंट पकड़ना है, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर हमने ले लिया एक्स पॉइंट। ये एक्स पॉइंट इस मीडियन को 1:3 में डिवाइड कर रहा होगा। तो एक्स का जो पोजीशन वेक्टर है हम वो बता सकते हैं आसानी से, क्या आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी बाई 2 से, वो आ गया। जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा 0 वेक्टर से, तो 0 ही आ गया। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/1 प्लस 3 यानी 4 से, तो यहाँ पर x का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 8। ठीक है। ऐसी अब ये कह रहे हैं कि एक दूसरी मीडियन बनाओ, जो कि कहां से चालू होगी, b से। तो मान लो b से पास करने वाली ये मीडियन आ गई। इसके बाद तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास ई पॉइंट, ये क्या होगा, a और c का मिड पॉइंट होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं बता सकता हूँ c/2। ठीक है, एक मिनट, c/2। अब यहाँ पर एक पॉइंट होगा y नाम का। इस y नाम के पॉइंट के बारे में स्पेशल क्या है कि ये इस मीडियन को 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई होगा c/2 से और 3 मल्टीप्लाई होगा b से। तो y का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो सोच के देखो कितना आ जाएगा, c/2 प्लस 3b, और इसको भी डिवाइड करेंगे 1 प्लस 3 से यानी 4 से, तो ये हो जाएगा 6b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन 8। और ऐसी तीसरी जो मीडियन है उसके लिए भी आ जाएगा एक z पॉइंट, अगर सिमेट्री का यूज करें थोड़ा सा तो 6c प्लस b अपॉन 8। तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। अब ये कह रहा है कि इन एक्स वाई जेड से बनने वाला जो ट्राइंगल है, जैसे मान लो बनाए तो मान लो एक्स और वाई को ज्वाइन करा, ये एक लाइन आई, यहाँ पर मान लो कहीं पर जेड आ रहा होगा और ये आ गया। इन तीनों से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लो, एबीसी का एरिया निकालो और इनका रेशियो निकाल लो कितना आएगा। तो एरिया निकालना तुम्हें आता है, क्या करोगे, हाफ इंटू कोई भी दो वेक्टर लेके उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। ठीक है, एबीसी का एरिया तुम आसानी से बता ही सकते हो, कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बी क्रॉस सी, दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। जब एक्स वाई जेड का एरिया निकालोगे, मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड निकालोगे तो इसमें लिख दोगे, जैसे मान लो हाफ एक्स वाई वेक्टर प्लस वाई जेड वेक्टर, या फिर वो तरीका होता है कि हाफ इंटू एक्स का पोजीशन वेक्टर वाई का पोजीशन वेक्टर प्लस वाई का पोजीशन वेक्टर जेड का पोजीशन वेक्टर प्लस जेड का पोजीशन वेक्टर एक्स का पोजीशन वेक्टर, इनके डॉट प्रोडक्ट है सब जगह। तो कोई भी तरीका अपना लो तो वो भी ए और बी और सी में आंसर आएगा, एबीसी भी बी और सी में आएगा, रेशियो निकालोगे वहां से आंसर आ जाएगा।
कर लोगे भाई? बताओ जिसका भी डाउट था ये। कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके बाद, और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और बताओ कौन सा डाउट है? ठीक है, किसी ने बोला 22। 22 में बोला गया कंसीडर टेट्राहेड्रन, और ठीक है। और देखो इसमें थोड़ा सा तुम्हें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी। मान लो ऐसा सर कोई टेट्राहेड्रन है तुम्हारे पास। यहाँ वाला जो पॉइंट है उसको ओ मान लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो इनके पोजीशन वेक्टर्स मान लो ए, बी और सी। ये कह रहे हैं हमारे पास 4 फेस बनेंगे। जैसे एक तो ट्राइंगल एबीसी वाला फेस ही हो गया जो ग्रीन वाला है, तो मैं लिख भी देता हूँ। एक एबीसी फेस होगा, ये तुम जानते हो। एक ओ ए बी फेस होगा, एक ओबीसी फेस होगा, और एक ओसीए फेस होगा। ये कह रहे हैं कि हमने 4 वेक्टर डिफाइन करे हैं, A1, A2, A3 और A4। इन चारों वेक्टर के बारे में क्या है कि ये एक इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो होगा इन सारे ट्राइंगल्स का जो एरिया है, पहली बात। और इनकी जो डायरेक्शन है वो है टेट्राहेड्रन के बाहर की तरफ। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो ये सब बातें ये वो बोल रहे हैं। तो हम एक एक करके सारे वेक्टर्स निकालते हैं, क्या क्या इनकी वैल्यूज आएंगी। तो देखो जैसे पहले ओ ए बी वाले की बात कर लेते हैं, जो आसान वाले हैं उनको देखते हैं। तो अगर ए टू वेक्टर की मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो देखो ओ ए बी। तो एक तो हमें क्या करना होगा, देखो जो ये मैं फेस शेड कर रहा हूँ एक तरह से, बेसिकली इस फेस का एरिया निकालना है। ये ओ ए वेक्टर है और यहाँ पर ओ बी वेक्टर है। तो एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी कर देंगे अपने। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि जो डायरेक्शन हम चाहते हैं टेट्राहेड्रन के बाहर की तरफ, वो आ भी रही नहीं आ रही। तो जो हमने फिगर बनाई है उसमें ओ ए वेक्टर ऐसा होगा और ओ बी वेक्टर इस तरीके का होगा। तो राइट हैंड रूल लगाकर तुम देख सकते हो कि जो, अब वो लगाकर देखो, ऑब्वियसली दिखा तो नहीं सकता हाथ घुमाकर, लेकिन ए क्रॉस बी जो आएगा वो टेट्राहेड्रन के बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी उसकी। ऑब्वियसली इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन टेट्राहेड्रन के बाहर होगा वो। इतना बता दो पहले, क्योंकि वो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ डायरेक्शन इस तरफ आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ए3 वाले की। ए3 वाले में क्या होगा, ए3 जो है वो है ओबीसी का एरिया। ओबीसी में दो वेक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से? ओबी वेक्टर आ रहा है और ओसी वेक्टर आ रहे हैं। तो दोबारा क्या करेंगे, बी क्रॉस सी कर देंगे। इसकी भी डायरेक्शन, इसकी भी अगर बात करेंगे ओबी क्रॉस ओसी की, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी टेट्राहेड्रन के बाहर है, वो भी तुम चेक कर सकते हो। जैसे ये ओबी है अपने पास और ये है अपने पास ओसी। वही अगर राइट हैंड रूल लगाओगे, वो जो हाथ घुमा के, तो बाहर की तरफ आएगी। और इसी तरीके से जो A4 है वो आ जाएगा अपने पास हाफ इंटू सी क्रॉस से। तो ये चारों तो हमने निकाल लिए। अब बात करते हैं जो बड़े वाला है एबीसी A1। एबीसी अपने पास इस तरीके का ट्राइंगल बना हुआ है। यहाँ पर ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, जो बेस वाला ट्राइंगल है अपने पास, फेस है बेसिकली बी सी। तो इसका तरीका हम जानते हैं, अगर हमें A1 निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। और जैसे मान लो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस कर दिए। तो अगर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो तुम हाथ घुमा के देखो, तुम्हें दिखेगा कि ये टेट्राहेड्रन के जो ओ वर्टेक्स है उसकी तरफ आ रहा है ये। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन आ रही है। तो इसका मतलब मुझे बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। या तुम पहले ही ए सी क्रॉस ए बी ले लो, वो तुम्हारी इच्छा है। तो अगर इसकी बात करें तो वो आ जाएगा -1/2। ए बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और एक सी की मतलब होगा सी माइनस ए। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। बी सी से मल्टीप्लाई होगा,
क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस में आएगा देखो बी और ए, माइनस का बी क्रॉस ए मतलब प्लस का ए क्रॉस बी, पोजीशन इंटरचेंज कर दी। फिर आएगा माइनस का ए क्रॉस सी, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस का सी क्रॉस ए, और ए का तो जीरो ही हो जाएगा, खत्म हो गया। तो इसमें देखो ए क्रॉस बी आ रहा है, बी क्रॉस सी आ रहा है और सी क्रॉस ए आ रहा है, और सबके साथ माइनस है। तो जब मैं इन चारों वेक्टर को ऐड करूंगा तो सोच के देखो क्या होगा, चारों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। तो ये आंसर है अपना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ भाई किसी को दिक्कत है तो कुछ। मिनल, अगर मैं नाम से ही बोल रहा हूँ तो सारे इक्वल एंगल पी पर होंगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जो हम सिमेट्री वाली बात बोलेंगे ना कि सारे इक्वली इंक्लाइंड होंगे, सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ऐसी बातें हम तभी बोल पाएंगे जब एक रेगुलर टेट्राहेड्रन हो। और उसमें भी जरूरी नहीं होता, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा भी था, जो सेकंड क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन बैंक का, जिसमें हमारे पास था कि 4 वेक्टर थे, चारों का मैग्नीट्यूड बराबर था और सारे इक्वली एंगल पर इंक्लाइंड थे, हालांकि आपस में नहीं थे लेकिन इस तरीके से थे, तो उनका सम भी रिजल्टेंट 0 नहीं आया था, तो वो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते और शुरुआत ही नहीं करेंगे इस ऐसी बात की, क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रन हमें बोला ही नहीं हुआ, तो हमें इसी तरीके से काम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक तो किसी ने पूछा, आशिमा ने पूछा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये कुछ नहीं है, एंगल को दर्शाने का तरीका है कि जैसे अगर मान लो मैं लिख दूं ए वेक्टर और ये कैप सा लगा दिया और बी वेक्टर, इसका मतलब वो बता रहे हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, इसका मतलब ये है। जब उसका मन नहीं करता इतनी बड़ी लाइन लिखने का तो वो ये लिख देता है बस। ठीक है, अब किसी ने पूछा 17th क्वेश्चन। 17th में हमें बोला गया कि ABCD 4 पॉइंट है एक प्लेन में और ABC ट्राइंगल के बारे में वो बात करवा रहे हैं। तो मान लो ये ABC ट्राइंगल है, चारों के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं A, B और C। एक D पॉइंट है, फिलहाल हमें नहीं पता, मैं वैसे ही रैंडम मान रहा हूँ कि D वेक्टर मान लो अंदर आ गया। अब उसने पहली कंडीशन तो हमें क्या दे रखी है कि A वेक्टर माइनस D वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है B माइनस C के साथ, और ये हमें दिया हुआ है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस D का मतलब हमने A और D को ज्वाइन करे, और B माइनस C का मतलब B और C पॉइंट्स को ज्वाइन करें। तो इसका मतलब ये जो AD वेक्टर आ रहे हैं या DA वेक्टर कह लो, वो DA वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है CB वेक्टर, सॉरी BC वेक्टर के, ये बात हम कह सकते हैं। तो अगर AD जो लाइन है वो BC के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि AD जो है वो एल्टीट्यूड है, ये बात कहना सही होगा। दूसरी जगह उसने बोला हुआ है कि B माइनस D, ये जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट जो है किसके साथ, C माइनस A के साथ, वो भी 0 है। तो B माइनस D का मतलब होगा हमारे पास कौन सा वेक्टर, BD वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं C माइनस A यानी AC वेक्टर के साथ, ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब जो BD लाइन आ रही है, ये जो BD लाइन आएगी वो भी परपेंडिकुलर होगी AC के, मतलब वो परपेंडिकुलर होगी AC के। तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि BD जो है वो इस ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड का काम कर रही है, ये बात कहना सही होगा। अब अगर ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं तो दोनों एल्टीट्यूड्स जहां पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे वो कौन सा पॉइंट होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो D इस ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर है, तो हमारे पास 17th में C आंसर सही हो जाएगा। बताओ भाई किसी को दिक्कत है इसमें। पहले तुम अपना डाउट पूछो, फिर मेरा एक डाउट है मैं वो पूछता हूँ। आशिमा कह रही है सर्कमसेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ सही बात है, तो इसमें डाउट है या बता रही है। मैं भी सहमत हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सर सर्कमसेंटर का भी केस बन सकता है, सर्कमसेंटर का केस नहीं बन सकता। बनने को तो देखो सब कुछ बन सकता है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो तो फिर ये इन सेंटर भी है और सेंट्रोइड भी है, लेकिन वैसे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम हमारे पास वो निकालते हैं, क्या कहते हैं उसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए जरूरी ये है कि BC के परपेंडिकुलर हो और BC को बाइसेक्ट करे। जरूरी नहीं है कि वो A वर्टेक्स से पास करे, लेकिन A माइनस B जो लाइन की बात कर रहे हैं वो A से ऑब्वियसली पास कर रही है।
दूसरी बात, हमें कहीं पर ये नहीं बोला हुआ कि जो एडी है वो बीसी को बाइसेक्ट भी कर रही है। सिर्फ परपेंडिकुलर जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बिल्कुल हो सकता है, होने को हो सकता है, लेकिन एल्टीट्यूड सॉरी ऑर्थो सेंटर तो पक्का ही होगा। सर्कम सेंटर हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम सर्कम सेंटर नहीं बोल सकते। और अगर होगा तो फिर वो इन सेंटर भी होगा, सेंट्रोइड भी होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ऑब्वियसली कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा मान नहीं है फिर तो बहुत कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हो गया डाउट। अब ये बताओ, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि ट्राइंगल बीसीडी है, उसके लिए कुछ बता सकते हो कुछ भी? ये मेरा डाउट है कि अगर ट्राइंगल बीसीडी है उसके बारे में कुछ भी कमेंट कर सको। ठीक है, मीनल का सही है, सूर्या भी सही बता रहा है, बाकी लोग जवाब दो भाई। ठीक है, सही बता रहे हो। अगर बीसीडी की बात करें तो उसके लिए ए ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ये तुमने क्वेश्चन किया हुआ है 11th में। 11th में जब तुमने स्ट्रेट लाइन की बुकलेट करी होगी, उसमें पहले ही पेज पर सवाल है, उसमें ऐसा सही सवाल है कि एच बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा। अगर ऐसी मैं बात करूं ट्राइंगल ए सी डी की, तो इसके लिए बी ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल बीडीसी बना दिया, गलत तो नहीं कह रहा मैं कहीं, ट्राइंगल बीडीसी और ए पॉइंट बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि ऑर्थो सेंटर बाहर आ जाए? कैसे पॉसिबल है? कोई एग्जांपल? ठीक है, विवेक कह रहे नहीं है सर पॉसिबल, मतलब मैंने पहले गलत बोला था, तो तूने आपत्ति तो बताई जताई नहीं उसमें। हो सकता है, बिल्कुल बाहर हो सकता है, अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो, जैसे ये, इसका पूरा का पूरा एल्टीट्यूड बाहर है, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर आएगा वो भी बाहर ही आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है। चलो, इसमें कुछ नहीं है ना किसी का कुछ पूछने वाला? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चिराग ने बोला 18th। 18th में हमें बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और उसके हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। इसमें भी इमेजिनेशन की कमी है, ए का ए, बी का बी, सी का सी, ये दिया हुआ है। ये कह रहा है एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इस प्लेन के तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और यूनिट वेक्टर हो। तो हम जानते हैं अगर हम इसका एरिया निकालें, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हम लिख सकते हैं। मेरा फिर डाउट है, ये सही लिखा मैंने? ये नहीं लिखना चाहिए था मुझे, हाफ ए क्रॉस बी। कौन सा सही है इन दोनों में से? पहले वाला, दूसरे वाला? ठीक, ठीक है, दीप कह रहे दूसरे वाला सही है। साक्षी कह रही दोनों सही है। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि बी प्लस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए दोनों का सम 0 आएगा। ये कैसे पता हमें? खुशी कह रही है पहले वाले में डॉट प्रोडक्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट आ गया तो वेक्टर कैसे, वेक्टर के बराबर कैसे हो जाएगा वो? कुछ लोग सही बता रहे हो, पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है इस सिनेरियो में। ये वाला तब फॉर्मूला यूज करते हैं जब एबीसी हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हो, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें। और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब वो साइड्स को रिप्रेजेंट करें। अगर ए और बी साइड्स होती तब ये फॉर्मूला आता, और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें तो ये फॉर्मूला है जो लिखा हुआ है पहले वाला, वो सही लिखा। ठीक है, तो ये आ गया। चलिए अब डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा वेक्टर किस किस से मिलकर बना होगा? एक तो एरिया से मिलकर बना होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा एक्चुअली डेल्टा, और साथ में जो हम, और डेल्टा वेक्टर हम जानते हैं, तुम जानते हो एरिया जो आता है वो परपेंडिकुलर शो करता है, मतलब उसके नॉर्मल आता है। जो डेल्टा वेक्टर की डायरेक्शन आती है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, जो वेक्टर हमें चाहिए। तो हमने इसमें से क्या किया, मैग्नीट्यूड जो है इसका डेल्टा वो अलग कर लिया, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर अलग कर लिया एन कैप। तो ये है हमारे पास 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी। अब हमें सिर्फ एन कैप चाहिए, नॉर्मल वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है।
तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी अपोन में क्या आ जाएगा, 2 तो है ही, और डेल्टा को नीचे ले आओ, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो भाई किसी को दिक्कत हो इसमें? बाकी आजकल मैं पूरा साफ नहीं कर रहा हूँ, तो दिक्कत हो तो बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, अगर अगले पेज पे चले गए तो दोबारा इस पेज पर आ सकते हैं, तो बता देना। यहाँ पे सारे पॉइंट हैं। हाँ बिल्कुल सारे पॉइंट हैं, उसने दिए हुए हैं कि हाँ ये सवाल कौन सा था। हाँ 18वां सवाल, इसमें उसने बोला हुआ है कि एबीसी पोजीशन वेक्टर्स है, तो वो सवाल में बोल के देगा अपने को। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आता है तो वो बोलता है ना कि ट्राइंगल फाउंड बाय दीज पॉइंट्स, और उनके पोजीशन वेक्टर है या साइड्स हैं, वो देगा। जब तक नहीं दिया हो तब तक हम सवाल चालू ही नहीं कर सकते, या उसकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है बताने के लिए कि साइड्स हैं या पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसने बोला हुआ है। बोलो वन, इसके बाद 23। 23 में हमें बोला गया है कि ए वेक्टर जो है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 2k। तो कुछ खास मदद तो करी नहीं इसने हमारी। बी वेक्टर है आई माइनस जे प्लस के, और सी वेक्टर है आई प्लस 2j। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल पाई बाय 2 दिया गया, और ए डॉट सी हमें दिया गया 4। तो अगर तुम कोई भी ऑप्शन उठा लो तो वहां पर तुम्हें दिख रहा है कि वो बात करवा रहा है ए बी सी की, ए बी सी, इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो बात करवा रहे हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का यहाँ पर अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसका तरीका क्या हो जाएगा, हम इसका स्केयर निकाल लेंगे। स्केयर निकालना हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आती है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट बी और ए डॉट सी, फिर आएगा बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ये आ जाएगा। अब देखो जहां जहां ए डॉट ए आ रहा है उसको तो हम लिख देंगे ए के मैग्नीट्यूड का स्केल, क्योंकि एक्स और वाई हमें नहीं पता और वो हम कोशिश कर भी नहीं रहे फिलहाल निकालने की। निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। अगर इसके बाद हम ए डॉट बी की बात करें, वैसे 1 मिनट रुको, निकालना पड़ेगा, सॉरी, इसमें काम चलेगा नहीं। ए डॉट बी नहीं चल जाएगा। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कारण, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और जहां जहां हमें ए डॉट सी चाहिए होगा उसकी वैल्यू अपने को दी हुई है उसने पहले से 4। तो सबकी वैल्यू पता है, उठाकर पुट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। करके देख लेना, नहीं आया तो फिर व्हाट्सएप कर देना। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है उसका यूज कर लो। जैसे वो कह रहा है कि ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी 0 है, जो हम डायरेक्ट वहां पर यूज कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, एक्स माइनस वाई प्लस 2, ये 0 आ गया। पहली इक्वेशन तो यही। फिर इसने बोला हुआ है कि ए डॉट सी 4 के बराबर है, तो अगर ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस 2y, और ये 4 के बराबर है। एक्स और वाई दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, सोल्व करोगे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ गई तो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट की मदद से, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्म यूज करो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे करना चाहो। बोलो भाई किसी का डाउट हो इसमें, कुछ नहीं समझ में आया कोई स्टेप। तो 1 से 24 खत्म हो चुके हैं ना तुम्हारे अब, सॉरी 14 से 24 बचे हैं अभी। 20th क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, अरे यार अच्छा, वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप, इसको रोटेट किया गया कितने एंगल से, कोस इनवर्स 11/4 से, और मैग्नीट्यूड इसका डबल कर दिया गया, मतलब 2 से बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया गया। हाँ तो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, दोबारा बता दो, मैं फिर भूल गया, या लिख के भेज दो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं दोबारा। 24 24 में हमें बोला गया था वेक्टर ऑफ थ्री लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको एक बार के लिए ए बोल देते हैं। बाकी के दो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ए ही है वैसे, और 2i-3j, ये है बी वेक्टर मान लो। हमें कहा गया है कि हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो और इन दोनों के प्लेन में लाई करे, इनके प्लेन में आना चाहिए और पहले वाले के परपेंडिकुलर। ऐसा थिंग कब होता है? ऐसा काम हम जानते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता है, वीटीपी में होता है, जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हैं। तो यहाँ पर ए के तो वेक्टर आता है परपेंडिकुलर और बी और सी के प्लेन में आता है, ये बात हम जानते हैं। तो अगर मुझे ए के परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस, और ए और बी के प्लेन में चाहिए तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी। तो यहाँ से मैं एक वेक्टर निकाल लूंगा, वो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें निकालना आता है। क्या करोगे, ए डॉट बी टाइम्स ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए टाइम्स बी वेक्टर। तो ये वो वेक्टर होगा जो ए के परपेंडिकुलर भी होगा और ए और बी के प्लेन में भी आएगा। ठीक है, ये वेक्टर निकाल लो, कि कैलकुलेशन है वो तुम्हें करनी है। एक वेक्टर आ गया और इसकी हमें चाह रहा है कि ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 3 के बराबर हो। तो मैग्नीट्यूड 3 करना भी जानते हो, इसको पहले यूनिट वेक्टर बना लेना, इंटू 3 कर देना, उससे आंसर आ जाएगा। बताओ भाई होगा या करके दूं? हो जाएगा, कैलकुलेशन तो आ जाएगी जो देखने में लग रहा है। ठीक है, बाशी में कह रही है 20th डिस्कस कर रहे थे। ये बोला हुआ है आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3 के कैप, इसको हमने रोटेट करा है एक एंगल थीटा से, जहां पर थीटा एंगल हमें दिया गया कोस इनवर्स 11/14, मैग्नीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई किए और ये है 4 आई कैप 4x माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहाँ से देखो हम क्या क्या बता सकते हैं। एक तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं, कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर यानी 16, फिर आएगा 4x माइनस 2 का स्क्वायर, साथ में आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना है उसका डबल होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। स्केलिंग करोगे रूट हटेगा, एक्स की दो वैल्यू निकल कर आएंगे अपने पास। ठीक है, दूसरी बात हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो इनका डॉट प्रोडक्ट है, मतलब थीटा निकालने का तरीका क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस एक्स इंटू 4x माइनस 2 प्लस 6 अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड। ये जो नंबर है वो कितना आना चाहिए, 11/14 आना चाहिए। तो जो x की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वो हमारे पास काम की वैल्यू होगी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल करने से भी काम नहीं चलने वाला, एंगल भी बनाना पड़ेगा अपने को। तो जो कॉमन वैल्यू आ जाए वो उठा लेना, या फिर ये कर सकते हो कि सिर्फ पहले वाला स्टेप कर लो, x की दो वैल्यू आ जाएंगी। x की पहले जैसे मान लो वैल्यू आ रही है, आंसर इसका 2 है, तो मान लो x को पहले 2 रख के देख लिया। x को 2 रखोगे तो पहला वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। जो दूसरा वेक्टर है वो आ जाएगा 4 आई कैप प्लस में आएगा 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इनके बीच में एंगल निकाल लो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। अगर वो 11/14 आ गया कोस थीटा, मतलब सही है, नहीं आया तो सही नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डबल करके ही हम वैल्यू निकाल कर लाए हैं। मान लो x की जो दूसरी वैल्यू आ रही है, सपोज करो वो 3 आ रही है, उसके लिए दोनों वेक्टर्स लिख लो क्या आएंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, एंगल कोस थीटा 11/14 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया, लेकिन एंगल उतना नहीं आ पाया जितना हम चाह रहे थे। तो जैसे तुम्हारा मन करे, तरीका यही होगा इसका। किसी को दिक्कत हो? ठीक है, और बताओ भाई, कोई है तो 14 से लेकर 24 के बीच में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे हैं 25 से लेकर 37, तो यहाँ तक के डाउट बता दो एक बार। ठीक है, किसने कहा है 25? स्वयं तेरा 24 आ रहा है, अभी तो डिस्कस करें बेटा। अच्छा 34, सॉरी। 25 में एक तो मिसप्रिंट है इसमें, तुम्हारे पास जो लिखा गया क्वेश्चन में वो लिखा गया a प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर।
ये सवाल गलत है। यहाँ पर a प्लस बी की जगह यहाँ पर आना चाहिए था a क्रॉस सी इक्वल टू 1/3, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर। प्रॉपर क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब करके देख लेना, कोफिशिएंट मैच करने, इसको एक्सपेंड कर लेना, ए का कोफिशिएंट मैच कर लेना, बी का मैच करना, वहां से आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। और बताओ, किसी ने बोले 30th में बोला गया आर एक वेक्टर है जो ए प्लस बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, जहां ए बी सी का एसटीपी दिया हुआ है हमें 2 और आर वेक्टर दिया गया ये हमें दिया गया एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, हम डॉट प्रोडक्ट लेने चालू करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा ए के साथ, तो यहां पर बन जाएगा एल बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है। सी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, ए क्रॉस बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो ये बन गया एल बी सी ए का एसटीपी। साइक्लिक में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो ये बेसिकली एबीसी का एसटीपी है जिसकी वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो ये आ गया 2L। इसी तरीके से आर का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे के साथ, तो जब बी क्रॉस सी के साथ करोगे तब तो 0 ही आ जाएगा, साथ में बचेगा एम सी क्रॉस ए, साथ में आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी, और ए क्रॉस बी के साथ करोगे तो दोबारा 0 आ जाएगा, तो एम तो है ही। ये लिखा हुआ है एक तरह से सी ए बी का एसटीपी, थोड़ा इधर उधर करोगे तो एबीसी का एसटीपी आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो 2L। और ऐसे ही जब हम आर डॉट सी करेंगे तो सारे काम करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 2L। अगर तीनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो ये बन जाएगा आर डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस एम प्लस एन। अब आर और ये वाला वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो यहां से एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू हम बता सकते हैं 0। किसी को दिक्कत जल्दी से बोलो, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड बॉक्स एबीसी का मीनिंग, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर 3 वेक्टर हैं एबीसी, हमसे बोला जाए कि ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं, राइट हैंड सिस्टम बना रहे हैं, तो अगर इनसे बनने वाला लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होगा, अगर इनसे बनने वाला सिस्टम लेफ्ट हैंडेड है, और सिस्टम से हमारा मतलब ये होता है कि जैसे एबीसी 3 वेक्टर हैं, अगर इन तीनों को ऑर्डर में लिया जाए, वो मैं दिखा नहीं सकता, एक मिनट रुको। मतलब सोल्व करने का तरीका तो ये है कि इनका जो एसटीपी है वो नेगेटिव आना चाहिए, और जो राइट हैंडेड सिस्टम है, अगर ये राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं तो इसका मतलब इनका जो एसटीपी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो चेक करने का तो तरीका ही है मैथमेटिकली, अगर क्वेश्चन आ जाए, मतलब क्या इनका लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का मतलब ये लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं, जो थंब लिखते हो, इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर, इन तीनों से जो बनाते हो फिगर सी ऐसी सी, हाथ बनेगा नहीं वैसे, तो मतलब समझ लो भावनाएं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड की अगर फिंगर्स बन रही है ऑर्डर में ए बी सी, अंगूठे को ए ले लिया, बाकी की 2 फिंगर्स को बी और सी ले लिया, तो वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो गया। अगर राइट हैंड की फिगर्स बन रही हैं तो राइट हैंडेड सिस्टम हो गया। और क्वेश्चन करने का तरीका कि उनका बुक्स नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। किसी ने बोला 37 में हमें बोला गया 3 वेक्टर दे रखे हैं, कुछ खास फायदा दे नहीं रखा, a1 a2 b1 b2 इस तरीके से दे रखे हैं, such that c is a unit vector perpendicular to both a and b। c जो है वो a के भी परपेंडिकुलर है, c b के भी परपेंडिकुलर है, और a और b के बीच में एंगल अपने को दिया गया π/6, और हमसे वैल्यू मांग रहे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इसके स्केल की।
तो तुम देख सकते हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ABC का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा A क्रॉस B डॉट C इसका स्केल। तो देखो तुम्हें पता है A क्रॉस B जो भी वेक्टर आएगा अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, या मैग्नीट्यूड छोड़ो एक बार डायरेक्शन की बात की जाए, तो अगर A और B दोनों C के परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूं कि A क्रॉस B करने से जो वेक्टर आएगा वो C के पैरेलल वेक्टर आएगा, ठीक है, वो C के पैरेलल वेक्टर आएगा। तो इसकी डायरेक्शन, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली मुझे निकालना हो, सॉरी, तो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्केयर कर देंगे, C के मैग्नीट्यूड का स्केयर कर देंगे, और A क्रॉस B और C के बीच में जो एंगल होगा उसका क्या आ जाएगा अपने पास, कोस थीटा। तो अगर वो 0 है तो कोस थीटा 1 ही है, उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं अपने को। तो ये आ जाएगा A के मैग्नीट्यूड का स्केयर, B के मैग्नीट्यूड का स्केयर, A और B के बीच में जो एंगल है उसके साइन थीटा का स्केयर। पाई बाय 6 है तो उसका कितना हो जाएगा 1/4, और C का मैग्नीट्यूड अपने को 1 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/4 A के मैग्नीट्यूड का स्केयर B के मैग्नीट्यूड का स्केयर। कर लोगे, इसके बाद A के मैग्नीट्यूड का स्केयर वो वही बन जाएगा A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस A3 स्केयर, वो आता रहेगा, ठीक है। इसके बाद कोई बोल रहा है 32 में है, parallelepiped constructed on the diagonals of the faces of a given rectangular ठीक है। तो ये पैरेललोपाइप्ड कह रहे हैं हमारे पास, पैरेललोपाइप्ड देखने में कैसा होगा, मान लो ये आ गया, ऐसा आ गया, मान लो है, देखने में ना भी लग रहा हो तो ABCD इस तरीके से ये पैरेललोपाइप्ड है। अभी कह रहे हैं कि अगर हम इसके एक फेस की बात करें, जैसे मान लो ये वाला फेस है जो बॉटम वाला है, तो इस फेस का हमने क्या ले लिया, डायगोनल ले लिया, ठीक है। तो डायगोनल क्या होगा अपने पास, AC वेक्टर हो जाएगा। मान लो ये हमारे पास इसका डायगोनल आ गया। ऐसे ही कह रहे हैं कि मान लो हमने ये वाला फेस ले लिया तो इसका एक फेस डायगोनल होगा, ध्यान रखना फेस डायगोनल की बात करें, बॉडी डायगोनल मत ले लेना, वो फर्क तुम जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, वो जो तुम्हारा चैप्टर आता है, पता नहीं कौन सा आता है, जिसमें आर वगैरह निकालते हो। तो और ये BCD वाला, इसमें एक फेस डायगोनल आ गया। तो ये इन सब की बात करें कि इनके फेस डायगोनल से जो बनने, हाँ सॉलिड स्टेट, तो इनके फेस डायगोनल से जो बनने वाला जो पैरेललोपाइप्ड है उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका हम जानते हैं कि अगर ये 3 A B और C, अगर इसकी साइड्स ABC हैं तो इस पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा, ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए कि जो इनके फेस डायगोनल से मिलकर बने, फेस डायगोनल बेसिकली क्या हुआ, अगर एक फेस की बात करोगे तो वो पैरेललोग्राम ही है ना, पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल निकालना होगा तो एक फेस का डायगोनल तो आ जाएगा A प्लस बी, दूसरे वाले का आ जाएगा B प्लस सी, और तीसरे वाले का आ जाएगा C प्लस ए। तो अगर नया वाला वॉल्यूम निकालना हो तो वो हो जाएगा इन तीनों का एसटीपी, तीनों का एसटीपी मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ये हम जानते हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों का जो बुक्स होता है वो होता है 2 इंटू ABC। तो जो नया वाला पैरेललोपाइप बन रहा है वो पुराने वाले पैरेललोपाइप के वॉल्यूम का डबल आ रहा है। तो M का काम कौन कर रहा है हमारे लिए, 2। पल्ले पड़ा कुछ, या दोबारा बताऊं, ठीक है ना। तो बस फेस डायगोनल अपने को पता होना चाहिए, वो पैरेललोग्राम है तो A प्लस बी प्लस सी प्लस ही आएंगे, बाकी प्रो के पास है ही, डायरेक्ट यूज करनी है, ठीक है। आशिमा करिए 28। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है तुम्हारी, फिजिक्स की होगी ना, अगर मुझे सही पता है तो।
12 बजे है ना, 5-6 मिनट और ले लो। वैसे तुम्हें अगर नहीं पता तो कल भी मैथ्स की मतलब मेरी बुकलेट डिस्कशन की ही है 10:45 पे, तो कल भी तुम्हारी वो वाली रेगुलर कल तो होती है वैसे। तो अपनी ये डिस्कशन वाली क्लास है, जो जेई मेंस ऑब्जेक्टिव के जो रह जाएंगे क्वेश्चंस जितने भी, पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो अपने जेई एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले ही सुन लो। अब किसी ने बोला है 26, 28 नहीं बोला था क्या? 28 बोला था। तो हमें बोला गया एबीसी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि नॉन कोप्लिनर है बेसिकली। अब इनसे बनने वाले उसने हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं अलग अलग ऑप्शन में, बोल रहे इनमें से कौन हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो हमारे पास जैसे पहला ऑप्शन जो है वो है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो अगर एबीसी नॉन कोप्लिनर है तो पक्की बात है ए बी सी सी क्रॉस ए ये भी नॉन कोप्लिनर होंगे, क्योंकि उनके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलते हैं। तो अगर ऊपर वाले नॉन कोप्लेनर तो ये भी नॉन कोप्लेनर, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और हमें कौन से चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ए आंसर तो नहीं आने वाला। अगर हम बी की बात करें तो बी में हमारे पास लिखा गया है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी, ये हो सकते हैं हमारे पास। अब इसमें हम क्या चेक करते हैं कि अगर हम इन तीनों वेक्टर्स का सम करें, अगर हम इन तीनों वेक्टर्स का सम करें ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी, तो इन तीनों का जो सम आएगा वो नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अच्छा, मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा। तो नल वेक्टर आने का मतलब, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ये बात हम कह सकते हैं। बात में तो ठीक है, क्योंकि एक दो डेफिनेशन यूज करते हैं हम। अगर हमारे पास वेक्टर्स नॉन कोप्लिनर हैं तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट होंगे, या तो ये वाली डेफिनेशन तुम यूज कर सकते हो, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि अगर एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, इन तीनों का सम नल वेक्टर आ रहा है जहां पर एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है, मतलब तीनों इकट्ठे जीरो नहीं है, कोई एक दो जीरो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारे पास ये वेक्टर्स कैसे होंगे? डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो ये दो डेफिनेशन हमारे पास यूज करी जाती है कि कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वाली और कोफिशिएंट्स वाली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों के जो कोफिशिएंट है वो 1 1 1 आ रहे हैं, तीनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं आ रहे, और इन वेक्टर्स का जो सम है एक्स ए वाई बी जेड सी वो जीरो आ रहे हैं, नल वेक्टर। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। और जो हमारे पास सी ऑप्शन है, जो एक्चुअली ए ऑप्शन था, वो था ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अगर तुम इनका एसटीपी निकालोगे तो वो कितना आएगा? 2 इंटू एबीसी का एसटीपी आएगा। अगर एबीसी नॉन कोप्लिनर है तो इनका एसटीपी नॉन जीरो था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों का एसटीपी नॉन जीरो है, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स भी क्या होंगे? नॉन कोप्लिनर होंगे। नॉन कोप्लिनर होंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे। तो ना तो ए आंसर सही है ना सी आंसर सही है, बी करेक्ट आ जाएगा। इसमें बोलो कोई डाउट है तो? लास्ट क्वेश्चन नहीं है वैसे अपना ही। ठीक है, तो जहां पर जो हमें कंफर्टेबल लगेगा हम उसके अकॉर्डिंग सेटिंग बिठा लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने नॉन कोप्लिनर कोप्लिनर की कंडीशन यूज कर ली, डेफिनेशन, यहाँ पर हम ये वाली यूज कर रहे हैं। यूज करने को तुम ये भी कर सकते हो कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इनका एसटीपी हमेशा जीरो आता है। तो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कोप्लिनर है तो डिपेंडेंट है। बाकी हो सकता है मैंने कहीं पर इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट, डिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट बोल दियो, काफी बार बोला है बीच में, तो वो हो तो व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर सकते हो अपना। ठीक है, वीडियो में दोबारा देखोगे तो हो सकता है एक आध जगह मैंने गलत बोल दिया हो, वो समझ जाना हो। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, उम्मीद को तो आगे चलो। और बोलो भाई, एक आध और बोल लो। 26 26 में हमें बोला गया इफ एबीसी भी
the unit vectors in B is not parallel to C and ये हमें दिया गया बी वेक्टर के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट हमें वीटीपी खोलना आता है, क्या करते हैं, पहले ए का डॉट प्रोडक्ट होगा सी के साथ, साथ में आएगा टू बी वेक्टर, माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट होगा टू बी के साथ, साथ में आएगा सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अगर बी वेक्टर को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए डॉट सी माइनस 1 इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट टू बी टाइम्स सी वेक्टर। अब यहां पर देखो तुम्हें क्या बोला गया कि बी और सी वेक्टर्स पैरेलल नहीं है, बी वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू सी वेक्टर। तो ये नंबर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो भी क्या है, स्केलर है। तो बी को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं आएगा, सी को मल्टीप्लाई करोगे तब भी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्केलर से मल्टीप्लाई करके बी को और सी को हम वेक्टर्स को बराबर बना पाए, क्योंकि पैरेलल तो है नहीं। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है इनका इक्वल आना जब दोनों स्केलर क्वांटिटीज कितनी हो, 0 हो। तो इसका मतलब 2 इंटू ए डॉट सी माइनस 1 0 आना चाहिए, और जो ए डॉट टू बी है वो भी 0 आना चाहिए। तो यहां से मुझे मिलेगा ए डॉट सी इक्वल टू 1/2। क्या क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं अपने पास, यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये कितना बनेगा, कोस थीटा इक्वल टू 1/2। तो एंगल कितना आ जाएगा, π/3। तो मुझे पता चल गया कि ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल π/3 है। अब ए डॉट टू बी 0 आ रहा है, इसका मतलब बेसिकली ए डॉट बी 0 आ रहा है। ये तभी हो सकता है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच में जो एंगल है वो π/2 हो। तो आंसर आ जाएगा π/2 एंड π/3। कोई दिक्कत किसी को? थर्टी वन में वर्बली कुछ नहीं, टेट्राहेड्रन के 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं और एल्टीट्यूड कुछ हो गए। दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम 3D का यूज करें, तो मैं पूरी फिगर तो नहीं बनाऊंगा, जैसे मान लो ये है, अगर थोड़ी सी हिंट ही चाहिए तो अगर 3 है अपने पास ए बी सी, बात थोड़ी देर, और ये अपने पास टेट्राहेड्रन बना हुआ है डी, और अगर एल्टीट्यूड चाहिए तो जिस पर एल्टीट्यूड चाहिए उस फेस की हम इक्वेशन निकाल सकते हैं तीनों वर्टेक्स का यूज करके, जो दिए हुए हैं। तीनों वर्टेक्स का यूज करके फेस जो प्लेन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। प्लेन की इक्वेशन आ गई तो किसी भी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये जो बड़ा तरीका है। दूसरा तरीका हम जानते हैं कि अगर टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना हो तो वो होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो अगर पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं तो हम जो 3 वेक्टर बनेंगे एक ही से निकलने वाले, वहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं एसटीपी का यूज करके। ट्राइंगल पता है तो उसका बेस एरिया आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। तरीके दोनों बड़े हैं, जो करना चाहो कर सकते हो इसमें। बाकी कल डिस्कस कर लेंगे, जो जेई मेन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे और जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव। टेस्ट का डिस्कशन इस बार का तो आसान था, टेस्ट तो इस बार चलो देख लेंगे, टेस्ट डिस्कशन भी कर लेंगे एक बार। मतलब अटेम्प्ट तो सब कुछ कर ही रखा होगा तुम लोगों ने, जैसे मूड करेगा, अगर कल मन किया तो टेस्ट डिस्कशन कर लेंगे अपने।